हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं आया हूँ हिस्ट्री के एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आज हम अकबर और अकबर से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करेंगे। तो यार देरी ना करते हुए करते हैं अकबर अकबर के बारे में क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट उनको हम कवर करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है अकबर का जन्म। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अकबर का जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट में, राणा वीरसाल के महल में। राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म कहां हुआ था? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई अकबर का जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट। अमरकोट कहां पर है? तो आज ये पाकिस्तान में है, यानी ये पहले सिंध में था और सिंध यानी आज पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में है अमरकोट, और वहीं पर राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। तो अमरकोट नाम की जो रियासत है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, ये वो समय है जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यानी अकबर के पिता को शासन से बेदखल कर दिया, और उसके बाद वो दर दर की ठोकरें खा रहा था, यानी उसे भारत से भागना पड़ा था। यानी वो उस समय पर भारत में ही था, लेकिन बीकानेर से पीछे हट रहा था, यानी वो सिंध के क्षेत्र में था पाकिस्तान में। तो उस क्षेत्र में भटकते हुए उस समय पर हुमायूं की शादी हुई थी 1541 में। हुमायूं का विवाह कब हुआ था? 1541 में। किसके साथ हुआ था? तो अपने भाई हिंदाल के गुरु की बेटी, हिंदाल के गुरु की पुत्री जिसका नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम के साथ में हमीदा बानो बेगम तो हमीदा बानो बेगम के साथ में हुमायूं की शादी हुई, और दोनों से फिर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था अकबर। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? क्योंकि उस समय जो ये वो समय है जो हुमायूं के जीवन का, जो इसमें वो अमीर से गरीब हो गया था और दर दर की ठोकरें खा रहा था। और वो उस समय पर एक राजा के यहाँ उसने शरण ली हुई थी। तो अमरकोट में राणा वीरसाल के यहाँ पर उसने शरण ली हुई थी, और वहीं पर पैदा हुआ था कौन? अकबर। अकबर का जन्म हुआ था राणा वीरसाल के महल में। अकबर की माँ का नाम क्या है? तो हमीदा बानो बेगम। अकबर के पिता का नाम क्या है? तो हुमायूं। हुमायूं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपने देखा भाई बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, जन्म हो गया, और जन्म के बाद में इसका पालन पोषण किसने किया, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्योंकि हुमायूं तो भागना पड़ रहा था, भारत से बाहर था वो। तो उस समय पर हुमायूं को उसके चाचा कामरान, हुमायूं के भाई कामरान ने अकबर को पाला। यानी अकबर का पालन पोषण किसने किया? तो अकबर का पालन पोषण किया उसके चाचा कामरान ने। और कामरान ने उसके हाथ में सद्व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया, कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, और उसका पालन पोषण हुआ। और जब हुमायूं जब बाद में भारत वापसी हो पाई हुमायूं की, तो आपको पता है हुमायूं की भारत में वापसी ईरान के शाह की सहायता से हुमायूं भारत में वापसी कर पाया था। हुमायूं की भारत वापसी, हुमायूं ईरान के शाह की सहायता से हुमायूं की भारत में वापसी हो पाई थी। और जब वापिस आया हुमायूं, तो वो अपने बेटे अकबर से मिला, और उसके बाद में तो उससे जो उसकी प्राप्ति हो पाई थी, यानी अपने पिता से मिल पाया था अकबर जब वो वापिस आया था। ठीक है, फिर अकबर का देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ। हुमायूं ने फिर दोबारा से दिल्ली को जीत लिया, आगरा को जीत लिया, और फिर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं का जो जीवन है ना वो बड़ा रोमानियों भरा है। यानी आप देखते हो कि हुमायूं कैसे अमीर से फिर गरीब हुआ, और फिर गरीब से दोबारा फिर अमीर हो गया, यानी फिर दोबारा साम्राज्य मिल गया हुमायूं को। हुमायूं एक समय था जब वो भारत से बाहर भागना पड़ा, फिर दोबारा से सत्ता उसे मिल गई है। तो किसकी सहायता से मिली थी? तो ईरान के शाह की सहायता से मिली थी। ये एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जब भारत में वापसी हो पाई उसने 2 युद्ध जीते। कौन कौन से युद्ध जीते? तो एक तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं के द्वारा 2 जीते गए युद्ध है। मच्छीवाड़ा का युद्ध है, और दूसरा सरहिंद का युद्ध। तो इन दो युद्धों को जीतकर हुमायूं
दोबारा से उसे दिल्ली की और आगरा की गद्दी मिली और उसके बाद वो भारत में शासन करने लगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुमायूं उस सत्ता का आनंद ज़्यादा दिन तक नहीं ले सका, क्योंकि हुमायूं का उसी समय पर मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कहाँ हुई थी हुमायूं की, तो हुमायूं का एक महल था, दीन पनाह महल। दीन पनाह महल, तो दीन पनाह महल कहाँ पर है, तो वो दिल्ली में है। और उसमें एक लाइब्रेरी थी, एक पुस्तकालय था, एक पुस्तकालय था उसमें। तो उस पुस्तकालय से की सीढ़ियों से वो उतर रहा था, शाम का समय था और वो नमाज पढ़ने उसको जाना था, और वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था। और उसी समय पर उसका पैर स्लिप हो गया, उसका पैर फिसल गया और वो नीचे पड़ा आके, और उसमें उसको चोट लग गई और जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर लैनपून नाम के इतिहासकार ने उस पर मजा लिया। लैनपून ने उस पर तंज कसते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किसने कहा था कि हुमायूं पूरे जीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो लैनपून ने कहा था। या फिर ये कह सकते हो कि भाई हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, किसने कहा था, तो लैनपून ने कहा था। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। तो जब हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय पर अकबर कहाँ था, तो देखिए अकबर उस समय पर बच्चों पंजाब के कालानौर में था, पंजाब का कालानौर। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ था, कालानौर में था, कहाँ पर, पंजाब में। और इसकी उम्र हो चुकी थी 13 वर्ष 4 महीने की, 4 माह की उम्र थी उसकी। हुमायूं की मृत्यु हो गई है। अकबर है कालानौर पंजाब में, कितनी उम्र का है, 4 साल 11 साल 13 साल 4 महीने का, 13 वर्ष 4 महीने का है अकबर उस समय जब हुमायूं की मृत्यु हुई। तो उसके सामने जीवन में प्रारंभिक कठिनाइयां है, हुमायूं के देहांत हो गया है। ये दिल्ली है मान लो बच्चों, पास ही में ये फिर ये आगरा है मान लो, ये जौनपुर है, ये जौनपुर है यूपी में। इनको क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इनसे वास्ता पड़ेगा अभी थोड़ी देर बाद आपका। फिर ये क्या है, बंगाल है, ये कलकत्ता है या बंगाल है। तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय पर उसका उत्तराधिकारी अकबर हुआ और अकबर का राज्याभिषेक हुआ। तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो बताओ, कालानौर में, पंजाब में हुआ था। राज्याभिषेक के समय अकबर कितनी आयु का था, तो राज्याभिषेक के समय अकबर था 13 साल 4 महीने का था। कितने महीने का था, 13 वर्ष 4 महीने का था। ठीक है, लेकिन भाई वो शासक तो बन गया, लेकिन उसके सामने जीवन में प्रारंभिक कठिनाइयां थी। कौन कौन सी कठिनाइयां थी, क्योंकि वो अकबर शासक बन चुका है, लेकिन उसके सामने बड़ी समस्याओं का पहाड़ है उस समय पर, और वो कैसे निपटेगा उनसे। आइए हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं इसको, कि कैसे कैसे उन समस्याओं से वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि दिल्ली है, यहाँ पर ये पंजाब है, ये पंजाब है, ये दिल्ली है, आगरा है, जौनपुर है और बंगाल है। आगे भी इसको बना लेंगे, उससे पढ़ते हैं। चलो देखिए, अकबर जब शासक बना, यानी अकबर जब शासक बनता है 1556 में, तो उसके समय उसके पिता की मृत्यु हो गई है और बड़ी समस्याओं का पहाड़ उसके सामने है। कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो इस स्लाइड पर देखो लिखा हुआ है अकाल। उस समय एक बड़ी समस्या है अकाल की समस्या, भाई उस समय अकाल पड़ा हुआ है, एक तो समस्या ये है। दूसरी है महामारी की समस्या, देखो महामारी है, यानी एपिडेमिक फैला हुआ है उस समय पर बड़ा, तो महामारी है, महामारी की समस्या है। तीसरी समस्या है अफगानों की समस्या, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि हुमायूं के समय को आपने पढ़ा होगा, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को देखे, तो उसमें बताया गया होगा कि अफगान शासकों को कैसे अफगान शासकों ने कैसे हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया था। तो जो अफगान थे, और बाद में फिर हुमायूं ने उनको हरा दिया और उन्हें दिल्ली की सत्ता दोबारा से कब्जा कर ली। लेकिन जो अफगानी लोग थे, अफगान थे, आज भी वो हार तो गए थे हुमायूं से सरहिंद के युद्ध में, लेकिन आज भी वो, मतलब अकबर के उस समय तक भी वो समस्याएं बने हुए थे। वो अपने आप को भारत का शासक समझते थे और मुगलों को वो भारत से का बाहरी समझते थे, और उनको बाहर करने पे, देश से बाहर करने पर आमदा थे। उनको ये था कि भाई इनको बाहर निकालना है, किसी भी शर्त पर मुगलों को भारत से बाहर करना है, तो उस पर वो आमदा थे। उनका था कि भाई इन्हें बाहर निकालना है। तो वो 3 जगहों पर शासन कर रहे थे। देखो जैसे मैं बताता हूं आपको बच्चों, भाई अकबर कहां था उस समय पर बताओ, कालानौर में। अकबर कहां था, कालानौर में। पंजाब के क्षेत्र में ही सिकंदर शाह
सिकंदर शाह शासन कर रहा था पंजाब में ही, ये भी अफगानी था, सिकंदर शाह सूरी। सूरी यानी ये वही शेरशाह सूरी का ही वंशज था, ये पंजाब में शासन कर रहा था। ये बच्चों दिल्ली है और ये आगरा है, ये दिल्ली है, इसको बनाना जरूरी है क्योंकि सही समझ में आएगा। और ये आगरा है, और ये फिर एक जौनपुर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में जौनपुर है, और जौनपुर में आदिल शाह सूर शासन दरबार लगा रहा था, आदिल शाह सूरी। तो आदिल शाह सूरी शासन कर रहा था। और बंगाल में भी एक अफगान बैठा हुआ था, उसका नाम था इब्राहिम सूरी, इब्राहिम सूरी। तो ये 3 सूरी शासक थे जो कि अफगानी थे, और वो उस समय पर भी वो हार तो गए थे हुमायूं से, लेकिन वो भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो आज भी समझते थे कि इस देश के उत्तराधिकारी हम ही हैं और हमें इन मुगलों को भारत से बाहर करना है। और ये चुनौती थी अकबर के लिए, जो कि एक नया नया शासक बना था। तो देखो कैसे, तो इस आदिल शाह सूर के पास में एक सेनापति था हेमू, वो सबसे बड़ी समस्या था, हेमू। तो एक हेमू नाम का हिंदू सेनापति, सेनानायक आदिल शाह सूर के पास था, जो कि जौनपुर में शासन करता था, उस समय पर जौनपुर में शासन कर रहा था। और ये अपने आप को हार मानने को तैयार नहीं था। और हेमू ने क्या किया था कि हेमू ने सारा क्षेत्र जीत लिया था। ऐसा हेमू अपनी सेना को लेकर आगरा की तरफ बढ़ा, हेमू अपनी सेना को लेकर आगरा की तरफ बढ़ता है, और आगरा में वो पहले आगरा को जीतता है। आगरा को जीतने के बाद हेमू, क्योंकि हेमू के बारे में, हेमू एक बड़ा योद्धा था उस समय का, ठीक है, अभी हम हेमू के बारे में भी जानेंगे, हेमू कौन था। हेमू तो उस बारे में हम सब पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी पहले मैं इसको समझा देता हूँ पूरी कहानी क्या हुई थी। तो हेमू के पास सेना थी, आदिल शाह सूर का सेनापति था ये। हेमू अपनी सेना को लेकर, अफगान सेना को लेकर वो आगरा की तरफ बढ़ा, उसने आगरा को जीता। उसके बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है, और दिल्ली में जो मुगल सेनापति है उनको हरा दिया उसने वहां पर। तो भैया उसने पूरे क्षेत्र को जीत लिया इसको, और पूरे उसमें उसने बंगाल तक उसने अपनी छाप छोड़ रखी है, और हेमू की टक्कर का कोई भी उस समय योद्धा नहीं है। इस बात का पता भाई कालानौर में कौन है, अकबर है। और अकबर के, हुमायूं की तो मृत्यु हो चुकी है, और अब बैरम खां सेनापति है उसका, बैरम खां। जो बैरम खां है वो रिजेंट बन गया है अकबर का, क्योंकि ये बैरम खां हुमायूं के समय में ही था, और वो हुमायूं का एक निष्ठावान सरदार था, यानी हुमायूं से बहुत मानता था, बहुत विश्वास करता था बैरम खां पर। तो फिर बैरम खां, यानी हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर का जो संरक्षक बना वो बैरम खां बन गया। और बैरम खां अपनी योग्यता भी थी उसके अंदर, वो अच्छा वीर भी था, बहादुर भी था, और लड़ने वाला भी था। तो फिर जब पता लगा बैरम खां को इस बात का, क्योंकि अकबर तो है अल्पायु है, उसकी उम्र केवल कितनी है, 13 साल 4 महीने की उम्र है उसकी अभी, ठीक है, लग 14 साल मान लो, चलो। तो अब वो सेना को लेकर इधर बढ़ते हैं। इधर हेमू है, हेमू का पूरा जलवा चल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश उसने कब्जा लिया है, और पूरा दिल्ली आगरा पर उसने कब्जा कर लिया है। तो अब वो फिर उधर से हेमू भी चलता है, और बाद में आगे फिर ये पानीपत नाम की जगह आ जाती है बीच में, और यहाँ पर युद्ध होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 5 नवंबर। 5 नवंबर, नवंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आप 1556 याद कर लो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बताओ पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था बच्चों? तो वही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था बैरम खान के भी, मतलब अकबर यानी बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था। आइए हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा हेमू के बारे में जान लेते हैं। हेमू के बारे में जानते हैं भाई। हेमू का जो था ना, हेमू कौन था? तो ये आदिल शाह सूर का सेनापति था। इसने अपना जीवन किससे शुरू किया था? हेमू ने अपना जीवन शुरू किया था एक सेना के रूप में, मंडी का सेना। जैसे आपने पढ़ा होगा सल्तनत काल में, तो मंडियों के क्या होते थे? मंडियों के मैनेजर होते थे, जिनको सेना बोलते थे। तो मंडी का सेना के रूप में इसने अपना जीवन शुरू किया। शुरुआत में मंडी का सेना के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। और ये हरियाणा से था, नारनौल से था, रेवाड़ी से था। तो ये हरियाणा के रेवाड़ी से था, और इतना वीर था। पहले ये शुरुआत में नमक का व्यापार करता था, नमक का व्यापारी भी था। और फिर बाद में इतना आदिल शाह सूर का सेनापति बना। वास्तव में ये कहते हैं कि आदिल शाह सूर तो बस एक नाम मात्र का शासक था, और जो सारी शक्तियां निहित थी वो उस समय तक फिर हेमू के हाथों में सारी शक्तियां उस समय सूर साम्राज्य की आ चुकी थी। यानी हेमू ने के बारे में ये भी कहा जाता है कि इतना लड़ने वाला था कि इसने 22 लड़ाइयां लड़ी। कितनी? 22 लड़ाइयां लड़ी इसने,
और उनमें से एक भी नहीं हारा, 22 की 22 जीती, यानी इतना वीर था। दूसरा भाई 22 लड़ाइयां जीती, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य बच्चों, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये भारत का 14वां सम्राट था, 14वां शासक था, और 14वां शासक था, और अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद किसी ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं की है। यानी अंतिम सम्राट कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? वो हेमू था। पहला कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त, गुप्त शासक था। पहला शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तो वो था चंद्रगुप्त, गुप्त सेकंड विक्रमादित्य, वो पहला शासक था। और अंतिम हिंदू सम्राट जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी या विक्रमाजीत की उपाधि धारण की थी वो था हेमू। ठीक है, हेमू दो ही मुस्लिम काल में दो ही ऐसे शासक हुए हैं, दो ही ऐसे शासक हुए हैं या दो ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें दिल्ली का गवर्नर बनाया गया। तो दिल्ली के गवर्नर रह चुके थे दो, कौन कौन? दिल्ली का गवर्नर तो दिल्ली के गवर्नर दो ही लोग बने थे, एक तो टोडरमल बना था अकबर के काल में, टोडरमल बना, और एक बना हेमू। तो हेमू के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हेमू एक लड़ने वाला भी था, और मतलब ये कहा जाता है भाई विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तो ये माना जाता है कि ये तो फिर इसका मतलब क्या ये स्वतंत्र शासक था? तो नहीं, स्वतंत्र शासक नहीं था, इसे भी विश्वास करना कठिन है, क्योंकि ये अफगान सेना के सहारे ही लड़ रहा था। यानी इसके साथ में आदिल शाह सूर की अफगान सेना ही थी। फिर बच्चों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का सेकंड वॉर। तो ये किस किस के बीच हुआ? तो एक तो हेमू है और दूसरी तरफ है अकबर व बैरम खान। तो ये मानकर चला जा रहा था कि भाई हेमू जीतेगा, ये मानकर चला जा रहा था कि हेमू जबरदस्त योद्धा है और वो उसकी ही जीत होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश और कुछ साथ दिया, सौभाग्य ने साथ दिया अकबर का, और हेमू की हार हुई युद्ध में, और अकबर और बैरम खान जीत गए। हुआ ये कि युद्ध में जब वो युद्ध लड़ रहा था हेमू, तो हेमू की आंख में एक तीर आकर लगा, हेमू की आंख में एक तीर आकर लगा, और उस तीर के लगने से वो बेहोश हो गया और घोड़े से गिर गया, और उसे पकड़ लिया गया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया और मृत्युदंड दे दिया गया। मतलब ये कहानी हुई कि भाई उसकी आंख में तीर लगा के, अगर तीर न लगता तो वो जीतता, मतलब ऐसा मानकर चला जा रहा था। यानी कहते हैं कि हेमू की हार एक दुर्भाग्य है हेमू का, और अकबर की जीत एक दिव्य शक्ति है, दिव्य संयोग है जिसके कारण से अकबर जीता। ठीक है, तो भाई पानीपत के सेकंड वॉर में उसके बाद में अफगानों की समस्या समाप्त हो गई है, और उस समस्या के समाप्त होने के बाद में अब अकबर जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है, आगरा की गद्दी पर बैठ जाता है, और दिल्ली भी उसी का अधीन है, यानी आगरा और दिल्ली दोनों की गद्दी पर वो दोनों उसी के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अकबर जो है, क्योंकि कम आयु का है, ये बात है 1556 से लेकर 1560 तक, ये 4 साल अकबर ने बैरम खां की संरक्षण में शासन किया। 1556 से लेकर 1560 तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया, क्योंकि उसकी आयु कम है। तो देखो ये प्रारंभिक 4 वर्ष है जिसमें बैरम खां ने अकबर के संरक्षण में शासन किया, और अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया, और बैरम खां अकबर का संरक्षण था, यानी संरक्षक, और वो शिया मुसलमान था। जो दूसरे अमीर थे वो आरोप लगाते थे बैरम खान पर कि ये शिया मुसलमान है, और ये शिया मुसलमान होने के कारण से हमारे लोगों को यानी सुन्नी मुसलमानों को शासन के प्रमुख पदों पर नियुक्त नहीं करता है, केवल अपने शिया भाइयों को ही शासन के प्रमुख पदों पर नियुक्ति करता है। ऐसा वो अकबर के कान भरने लगे। अब अकबर जो है बड़ा हो चुका था, और वो उसे अब अधीन रखना, यानी उसे रखना क्योंकि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता था, तो वो बड़ा कठिन काम था। अकबर को जब बार बार ये बातें सुनाई गई, और ये भी कहा जाता है कि बैरम खां कुछ घमंडी हो गया था, दम्भी हो गया था, घमंडी हो गया था, उसे लग रहा था कि ये तो बच्चा है, सारे तो काम मैं ही करता हूँ, और सारे जब मैं काम करता हूँ तो इसे क्या पता। लेकिन जब अकबर बड़ा हुआ, यानी 4 साल का समय बीता, तो वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता था, और उसके अंदर ये आता जा रहा था कि मैं अपने क्यों ना मैं डिसीजन खुद लूँ। और अब उसे वास्तव में बैरम खान की आवश्यकता नहीं थी, और वो उसे बैरम खान को वो
अपदस्थ करना चाहता था वास्तव में कि गलत है, क्योंकि उसको बार बार ये जो दूसरे अमीर लोग हैं ना उसके कान भरते रहते थे कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, दरबार में रोज लड़ाइयाँ होती थी। तो फिर उसके बाद में जब एक दिन फिर अकबर ने ये डिसीजन लिया कि बैरम खां को उसने पद से हटा दिया, और बैरम खां के सामने उसने 3 ऑप्शन रखे कि भैया देखो सुनो, 3 ऑप्शन ये रखे कि आप जो है ना 3 काम कर सकते हो। अब आप मेरे संरक्षक नहीं हो, मैं अपने निर्णय स्वयं ले सकता हूं, आपके पास में 3 विकल्प है, इन 3 विकल्पों में से आप काम करो। कैसा? पहला विकल्प यह है, अगर आपको मेरे कोर्ट में, मेरे दरबार में कोई सेवा देनी हो तो आप यहां रह लो दरबार में। आपको मेरे दरबार से बाहर कहीं सेवा देना चाहते हो तुम, मैं तुम्हें कहीं का जागीरदार बना देता हूं या सूबेदार बना देता हूं, तो वहां जाके सेवा दे लो आप, मैं जागीरदारी दे देता हूं आपको, ये कर लीजिए। या फिर आप मक्का चले जाइए, मक्का। तो भाई 3 ऑप्शन रखे, दरबार में सेवा दो, दरबार में सेवा दो या फिर दरबार से बाहर कहीं की जागीर चाहिए तो बता दो, बाहर कहीं की जागीर चाहिए, जागीर चाहिए तो बता दो, सेवा दो। अगर आपको करना हो कि भाई बाहरी आपको सेवा करनी है, मुगल दरबार के अंतर्गत ही आपको कहीं का जागीरदार बना देते हैं, वहां चले जाओ, या फिर आप मक्का की यात्रा पर चले जाओ। तो भैया मक्का की यात्रा पर चलो, 3 विकल्प उसके सामने रखे गए बैरम खां के। तो बैरम खां ने तीसरा विकल्प चुन लिया कि मैं तो मक्का की यात्रा पर ही जाना उचित समझूंगा, मुझे ये ठीक लग रहा है। वो मैं परेशान हो गया भाई, मेरा दिमाग इतना, मेरी इतनी चुगली करते हैं ये दूसरे जो दूसरे अमीर है, उन्होंने मेरा दिमाग पका दिया है, मैं तो अब दूसरे मक्का की यात्रा पर जाऊंगा। तो वो मक्का की यात्रा उसने मान लिया, तो फिर वो मक्का की यात्रा पर जा रहा था। तो फिर हुआ क्या, जब जब बैरम खान मक्का की यात्रा पर जा रहा था तो वो गुजरात पहुंचा। तो गुजरात में पाटन बोलते थे, गुजरात में पाटन, पाटन नाम के स्थान पर भाई बैरम खान के साथ में 2 लोग और थे, उसका परिवार था ना, बैरम खान था, एक थी उसकी पत्नी, उसका नाम था सलीमा बेगम, सलीमा बेगम, जो कि अकबर की चचेरी बहन थी, और तीसरा उसका बेटा था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। हाँ वही जिसको हम कवि के रूप में जानते हैं, यानी रहीमन कवि, जिनके दोहे सुनते हैं, नीति परक दोहे। तो अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, तो 3 लोग थे वो। तो जब वो पाटन गुजरात में पहुंचे तो वहां पर एक अफगानी व्यक्ति ने, तो एक अफगानी व्यक्ति था, उसका नाम था मुबारक खां। तो उसने चाकू से अफगानी सैनिक यानी अफगानी व्यक्ति जिसका नाम था मुबारक था, उसने बैरम खां की हत्या कर दी। और उसने बताया कि मैंने इसकी हत्या इसलिए की है क्योंकि इसने सरहिंद के युद्ध में मेरे पिता को मारा था, क्योंकि वो अफगानों के साथ लड़ रहा था। क्योंकि आपने पता है भाई, सरहिंद के युद्ध में बैरम खान हुमायूं के साथ था और वो उस समय लड़ रहा था, तो उस समय पर उसने मुबारक खान के पिता को मारा होगा, तो पिता का बदला लिया था मुबारक खान ने, किस पर? बैरम खां की हत्या करके। जब बैरम खां की हत्या हो गई तो अब जो विधवा सलीमा बेगम और अब्दुल रहीम खाने खां ये दोबारा से आगरा आ गए, और आगरा में अकबर ने इनको अपने पास रख लिया। सलीमा बेगम जो चचेरी बहन थी अकबर की, अकबर ने उससे शादी कर ली, और अब्दुल रहीम खाने खाना को उसने अपने बेटे की तरह पाला। यानी अकबर ने जो बैरम खां का बेटा था अब्दुल रहीम खाना को अपने बेटे की तरह पाला, और जो उसकी विधवा थी सलीमा बेगम जो अकबर की चचेरी बहन थी, उससे उसने विवाह कर लिया, और इस प्रकार से ये पत्नी हो गई, ये बेटा हो गया। और आगे चल के जो अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि मिली जब गुजरात विजय अकबर ने की। जब अकबर ने गुजरात विजय की तब इसे टाइटल मिला था खाने खाना। और बैरम खां को भी ये टाइटल मिल चुका था हुमायूं के द्वारा। खाने खाना बैरम खान भी था, खाने खाना बैरम खान भी था, यानी बैरम खां को भी टाइटल दिया था हुमायूं ने, और अकबर ने टाइटल दिया अब्दुल रहीम को खाने खाना का टाइटल। ठीक है, तो हमने पढ़ा बच्चों,
तो बैरम खान जो था आरंभिक चरणों में कुलीन और उससे टकराव हुआ, बैरम खान का विद्रोह हुआ। बैरम खान से को उसने 3 विकल्प रखे थे। कौन से विकल्प रखे थे आपको पता ही है। उसने मक्का जाना स्वीकार कर लिया था और मक्का में रास्ते में जब वो जा रहा था तो गुजरात में उसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? मुबारक खान नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो कि अफगानी सरदार था। वो क्यों कर दी? क्योंकि बैरम खान ने उसके पिता को मारा था। कब? सरहिंद के युद्ध में, अफगानों से लड़ते हुए। उधर भी अफगान था तो वो उसका पिता ही लड़ रहा होगा उधर से। तो उसने अपने पिता की मौत का बदला लिया और इस प्रकार बैरम खान का अंत हो गया। और अब जो पत्नी है वो दरबार में आ गई है, सलीमा बेगम, और बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना। और उसे फिर अकबर ने अपने बेटे की तरह प्यार किया और उसे पाला। अकबर की एक विशेषता है कि अकबर अपने प्रतिद्वंदियों को दंड भी देता है, लेकिन अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उनके बाद वो फिर उन्हें माफ कर देता है और बड़ा उदारता का व्यवहार उनके साथ में वो करता है। तो बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये तो इस प्रकार से मैंने कहा आरंभिक चरण है, और आरंभिक चरणों में वो अमीरों से अपने उसे युद्ध से निपटना पड़ा। तो शुरुआत में उसमें अमीरों से निपटा। जैसे बैरम खान का संकट बन गया उसके लिए, 4 साल बैरम खान के संरक्षण में शासन किया, लेकिन बाद में वो उसके लिए ही, अकबर के लिए ही बड़ा संकट बन गया, उसे हटाना बड़ा संकट बन गया। ठीक है। तो फिर एक महाम अनंगा, ये वो समय है, ये भी अपने आप को दमदार वकील मानती थी, दमदार वकील मानती थी अपने आप को ये महिला। ये अकबर की धाये माँ थी, धाये माँ, यानी अकबर का पालन पोषण किया था और बहुत अपने आप को दमदार वकील मानती थी, बड़ा इन्फ्लुएंसर मानती थी अपने आप को कि मेरी शासन में बड़ा प्रभाव है वहां पर, ऐसा मानती थी ये। इस महिला की भी अलग कहानी थी, इसका भी अपना गुट था, धाये माँ का गुट। तो इसका एक बेटा था, इसका एक पुत्र था जिसका नाम बच्चों आदम खान था। आदम खान, इसके बेटे का नाम क्या था? आदम खान। तो ये भी अपना इनका ग्रुप था और ग्रुप में ये अपने आप को मानती थी कि मेरे से ज़्यादा प्रभावी व्यक्ति इस पूरे दरबार में नहीं है कोई भी। तो एक टाइम था जब 1560 से लेकर 1562 में, ये वो समय था, ये माना जाता है कि ये पेटीकोट शासन है। पेटीकोट शासन का मतलब है स्त्री शासन। कोट का मैंने कोटी लिख दिया, लो भैया कोट हटा दो, कोट, पेटीकोट। तो पेटीकोट शासन माना जाता है 2 सालों को। और ये 1500 कब से भैया? इस पेटीकोट शासन को स्त्री शासन भी कहा जाता है, स्त्रियों का शासन, क्योंकि पेटीकोट स्त्रियां ही पहनती हैं इसलिए। ठीक है। तो ये हो गया 1560 से लेकर 1562 का पीरियड। तो इस पीरियड में ये वो समय है जिस समय पर अकबर के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव उसकी धायमा महामनंगा का रहा। जबरदस्त प्रभाव रहा इस महिला का, खूब प्रभाव इस पर रहा कि भाई जो धाय माँ कहती थी वही करता। लेकिन ये कहना गलत है कि ये शासन पेटीकोट शासन है या स्त्रियों का शासन है, क्योंकि उस समय पर भी ये वो समय आ चुका था जब अकबर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया जाता था। यानी अकबर इतना परिपक्व हो चुका था। अब कहा तो जाता है कि ये पेटीकोट शासन है, कि शासन जो है धाय माँ महामनंगा चला रही थी, लेकिन इस समय के आते आते तक, इस समय के आने तक अकबर थोड़ा सा बड़ा हो चुका था और वो सारे निर्णय ले सकता था, और अकबर की आज्ञाओं का अनुपालन ही किया जाता था, उल्लंघन नहीं किया जाता था इस समय पर। ठीक है। तो ये टाइम था। तो ये महामनंगा, और बहुत जल्द फिर महामनंगा की मृत्यु हो गई है। उसके बाद बच्चों तो बताओ पेटीकोट शासन कब से? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 1560 से लेकर 1562 का समय है। बैरम खां के संकट को हमने पढ़ा, उसके बाद महामनंगा।